बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा के बाद आज इस पहले शो में मुबारकबाद भी देता है और साथ साथ खुश आमदेद भी कहता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह हमने ईद उल अज़हा के 2 शोज़ किए आपके साथ, ईद के पहले दिन हमारे साथ रुमान रईस मौजूद थे, उनके हमने घर पर जाकर इंटरव्यू किया, जिस तरह आपने उसको पजीराई बख्शी उसके लिए हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। जबकि ईद का दूसरा दिन हमने ताबिश खान और कुलसुम हज़ारा जो कराटे मास्टर हैं उनके साथ गुजारा और ये गुफ्तगू भी आपकी पसंद आई, इसके लिए भी हम आपके इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन ईद के बाद ईद की खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए, बल्कि सहबाला करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है कि जो खुल के बात करते हैं, बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, ब्लंट गुफ्तगू करते हैं और क्रिकेट से जुड़े तमाम मामलात पर उनकी बड़ी गहरी निगाह होती है। और चूँकि हम बार बार अपने शो में ये बात करते हैं कि हम ग्रास रूट क्रिकेट की बात करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक, ग्रास रूट, क्लब क्रिकेट सब पे उनकी बड़ी गहरी निगाह है। ना सिर्फ कराची की क्रिकेट पे बल्कि पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट पे उनकी बहुत ज़्यादा गहरी निगाह है। आज ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी जो पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं, बहुत सारे लोग आज उनका आंखें क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन मैं आई विटनेस हूँ इस बात का कि किस तरह से उन्होंने सिंध के तपते मैदानों से उस टैलेंट को निकाला, उस टैलेंट को सामने लेकर आए और आज जो है वो टैलेंट जो है वो पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद करने के लिए तैयार है। टैलेंट पूरी तरह से तैयार है। तो इस तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो राशिद भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे लिहाज से तो खैर आप परदेश में हैं, अब आप इस्लामाबाद में हैं, ईद आपकी वहाँ पे कैसी गुजरी और ओलंपिक को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है से जो लास्ट ओलंपिक हुए थे उसमें आपने बड़ी आवाज़ उठाई थी कि इस ओलंपिक के बाद हम भूल जाएंगे और फिर जो एथलीट हैं उनको हम ज़्यादा टेक केयर नहीं करेंगे। और अब हम फिर देख रहे हैं, फिर ओलंपिक आए, फिर जिस तरह से तला तालिब ने परफॉर्मेंस दी, गो कि वो 5वें नंबर पर आए, अब सब फिर ओलंपिक की बात कर रहे हैं। अगर उस वक्त आपकी बात सुन ली जाती तो शायद इस वक्त हम कोई मेडल लेने में कामयाब हो जाते। ईद का बताइए और इस ओलंपिक के हवाले से कुछ अपने इरशाद फरमाइएगा। नहीं, ये तो अच्छी गुजर गई माशाल्लाह से। यहाँ पे लोग हैं हमारे जानने वाले, आपको पता ही है, बहुत अच्छी तरीके से गुजरी। बाकी ओलंपिक हो, स्टार गेम हो, एशियन गेम्स हो, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। हम लोग की प्रिपरेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ नहीं। मेरे जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ उसके तकरीबन 3 किलोमीटर पीछे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है और उसका भी बदहाली का शिकार है वो भी, और कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती हमारे तमाम स्पोर्ट्स के ऊपर। और ये सिर्फ स्पोर्ट बोर्ड की बात नहीं है, हमें इलाकायत की बुनियाद पे ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो सिंध प्रोविंस हो, पंजाब प्रोविंस हो, बलूचिस्तान हो, केपी हो। तो यहाँ पे इनको बजट मक़सद करने पड़ेंगे। हमारा बजट बहुत मामूली सा होता है जो कि एडमिन के खर्चे में आ जाता है, अखराजात में आ जाता है। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा काम करना है। जब आप बाहर के प्लेयर्स को देखते होंगे या हमारे कराची में देख लीजिएगा, 1 से 2 टाटन ट्रैक है जहाँ पे एक नेशनल कोचिंग सेंटर है, एक आपका हॉकी क्लब में है। इसके अलावा आपको बहुत कम नजर आएंगे टाटन ट्रैक जहाँ पे आपका एथलीट भागता है स्पाइक्स पहन के। ये भी एक 50 साल पुरानी तारीख होगी, 40 साल पुरानी तारीख होगी। तो इसके अलावा यहाँ पंजाब में भी इतने ज़्यादा टाटन ट्रैक नहीं है जिसके ऊपर हमारा एथलीट भाग सके या दीगर स्पोर्ट्स जो है उसकी फैसिलिटीज़ मौजूद हो। तो इस पर शिकायत हमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अपने एथलीट से बिल्कुल शिकायत नहीं करना चाहिए। और राशिद भाई के साथ मेरा बड़ा पुराना और बड़ा गहरा करीबी ताल्लुक भी रहा है और माशाल्लाह है भी। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी कि क्रिकेट के साथ साथ राशिद भाई ने अपने इदारे की हॉकी की टीम की भी जिम्मेदारियां एक बड़े कलील से अरसे के लिए उठाई हैं जब काशिफ जवाद अवेलेबल नहीं थे। राशिद भाई कितना अफसोस होता है ये देखते हुए कि ओलंपिक में पाकिस्तान शिरकत कर रहा है और हॉकी का जो है वो खेल इसमें शामिल नहीं है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। यार, इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि हमारी टीम ने एक रूज देखा है, एक ज़माना देखा है। एक टाइम था कि हमारी हॉकी टीम दुनिया भर में मशहूर थी और अब हमारे प्लेयर्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते। और लास्ट ओलंपिक कब खेला मुझे तो याद नहीं है, लेकिन ये है कि अगला ओलंपिक हम कब खेलेंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा। और इसी के रास्ते में हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। क्रिकेट को हम लेके आ रहे हैं, जो हमारी हरकत है, जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी सोच है, हम फॉलो कर रहे हैं हॉकी को। और वो दिन दूर नहीं,
ठीक है, राशिद भाई के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा क्रिकेट पे। राशिद भाई ने कहा कि हम क्रिकेट की ज़बूहाली की तरफ हम जा रहे हैं और आज इसीलिए हमने अपने शो में मदऊ किया है राशिद भाई को, क्योंकि इनसे बहुत सारी बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि ये वो शख्सियत थे कि जिन्होंने कहा था कि इस क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेकिन अब मैं जब इनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ देखता हूँ, मुख्तलिफ इनके बयानात सुनता हूँ, मुख्तलिफ इनके ट्वीट्स देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि राशिद लतीफ़ जैसा विजनरी इंसान भी जो है वो थोड़ा सा मायूस होता जा रहा है कि जिन हालात से इस वक्त क्रिकेट गुजर रही है। इन तमाम उमूर पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज को रीशेड्यूल कर दिया। दोनों टीमों के दरमियान 5 टी20 मैचेस की जगह 4 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 28 जुलाई से होगा। वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक और अजहर महमूद जैसा ऑलराउंडर बनने का ख्वाहिशमंद हो अहसन अली। टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाक भारत के दरमियान होगा और पाकिस्तान अपने रिवायती हरीफ को शिकस्त से 2-4 करेगा, शुएब अख्तर का दावा। शादाब खान ने कौमी ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए फंड जमा करने का ऐलान कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के वेट लिफ्टर तलहा तालिब कोई मेडल तो ना जीत सके, मगर शानदार मुकाबले से तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीतने में कामयाब हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का बड़ा फैसला, रवां बरस गवादर में इंटरनेशनल T10 लीग करवाने का ऐलान कर दिया। भवेश्वर कुमार की उम्दा बॉलिंग की वजह से भारत ने पहले टी20 में श्रीलंका को 38 रन से शिकस्त दे दी। और शहरोज काशिफ को पैमा K2 के कैंप 4 में पहुंच गए। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिया वीडियो लिंक, तो गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। राशिद भाई ये बताएं कि एक ज़माने में जब 1992 में आपका पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन हुआ, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड जाती है वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद खेलने, और एक ऐसी टीम थी कि जिसमें जो बेंच स्ट्रेंथ थी बहुत ज़्यादा मजबूत बेंच स्ट्रेंथ थी, और जो कॉन्फिडेंस था प्लेयर में वो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस था। मुझे याद है कि जाने से पहले ही आपने स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं नंबर 2 विकेट कीपर बन के जा रहा हूँ और नंबर 1 विकेट कीपर बनकर आऊँगा। और उसके बाद हम सब ने देखा कि बड़ा सेहतमंद एक हेल्दी कंपटीशन रहा आपके और मोइन खान के दरमियान। अब ये बताइए कि क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स का ही नहीं पता होता कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। टेस्ट मैच खेलते हैं, असद शफीक की बैटिंग आती है तो पूरे पाकिस्तान को उम्मीद हो जाती है कि पाकिस्तान की टीम, असद शफीक आउट हो गया 6ठे नंबर पे तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 20-25 रन की टीम है। ऐसा क्या हो गया है कि इतनी क्रिकेट खेली जाती है गली कूचे करिया करिया हर जगह, उसके बावजूद पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं हो रही? नहीं, अब इतनी क्रिकेट नहीं खेली जाती है सलमान। ये क्लब क्रिकेट हमारी ना होने के बराबर है, चाहे वो कराची हो, फैसलाबाद हो, इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, पेशावर हो, या कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे क्रिकेट खेली जाती थी। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके पास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना रह गया। 2002-2001 की बात है जब जनरल तौकीर दिया साहब ने 60-65 ग्राउंड बनाए, नसीम अशरफ साहब ने उसको बढ़ावा दिया, बनाने की कोशिश की, और लेकिन उसके बाद आने वाले लोगों ने उसमें कमी की। और अगर मैं 2001 की बात करता हूँ तो उस वक्त हमारे मुल्क की आबादी क्या होगी ये हमें देखना पड़ेगा, और आज हमारे मुल्क की आबादी क्या है। वो 60 से 65 ग्राउंड जो बने थे वो मतलब कि नया कॉन्स्टिट्यूशन PCB का बना तो अगस्त 19 में, जिसमें वो सारे ग्राउंड, वो सारे जो फैसिलिटीज थी वो ख़त्म हो गई हैं। उसके बाद नए सिरे से हमें टीम को तश्कील देनी पड़ी, जिसका आपको पता है 2 साल के बाद जाके आपको सिटी एसोसिएशन बनानी पड़ी। उसके बाद क्लब क्रिकेट का अभी तक इतना ज़्यादा हमें मालूमात नहीं फराहम की गई, अभी भी प्रोसेस के अंदर है। तो उस ज़माने की अगर आप हमारे ज़माने की बात करते हैं तो इशू एक ही है, मुझे जो नज़र आता है, हो सकता है गलत हूँ। पहले खिलाने वाले खिलाया करते थे, अब शायद खिलाने वालों का फॉल्ट आ गया है। खेलने वाले वही हैं, लेकिन खिलाने वालों में कमी कोई आ गई है जो कि सही तरीके से हमें हमारी क्रिकेट नहीं खिला रहे। तो इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नहीं है। अब मैं कराची की बात कर लेता हूँ आपको, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं ब्राइट के ग्राउंड को, आप जानते हैं पंजाब को जानते हैं, अदीमपुरा के ग्राउंड को जानते हैं, एयरपोर्ट को जानते हैं, पाकिस्तान को जानते हैं, मलिर स्पोर्ट को जानते हैं, कंपेनियन मॉडल को जानते हैं, यूनाइटेड को जानते हैं। अब एक भी ग्राउंड बाकी नहीं रहा। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्लब क्रिकेट एक उरूज पे थी। मैं एक जोन 4 की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक और आपका ताल्लुक सेम जोन से रहा है। तो
तो अगर आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कह सकता हूँ कि नीचे से लेवल पे अगर आसिम कमाल के घर के सामने अगर कंपेनियन ग्राउंड था तो आसिम कमाल ऐसे नहीं बन गया, वो रोजाना जाके वहाँ पे खेला करता था। सईद आजाद के घर के सामने अगर ग्राउंड था, सईद अनवर के या ईसा जाफर का ग्राउंड था, कायद आजम का ग्राउंड जो कहलाता था, वो अब नहीं होंगे तो कहाँ से सईद आजाद, सईद अनवर या आसिम कमाल पैदा करेंगे। यूनुस खान स्टील मिल में खेलता था, वो ग्राउंड आपके खत्म हो गए। तो ये सिर्फ मैं एक छोटी सी जगह की बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के हिस्से में। मैं आजकल यहाँ पे हूँ रावलपिंडी में, जहाज ग्राउंड, जहाँ शोएब अख्तर, मोहम्मद वसीम, यासिर अराफात जैसे प्लेयर यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पे वो फैसिलिटीज भी खत्म हो गई, तो लड़का खेलेगा कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करेगा। लोगों ने कमाई का धंधा अकेडमीज बना ली हैं और अकेडमी से लोगों को मतलब कि लूटा जा रहा है और उनको कोई पाथवे नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को पहुंच रहा है। हमें हमारे प्लेयर को पाथवे ही नहीं पता कि हम कहाँ से शुरू करेंगे और अब कहाँ एंड करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इशू खेलने वाले का नहीं है, इशू खिलाने वाले का है। इस पे हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हमें अपनी क्रिकेट को लेकर चलना है। राशिद भाई ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया और इन्होंने तौकीर ज़िया साहब का जिक्र किया। तौकीर ज़िया साहब का एक जो बड़ा कारनामा था वो ये था कि उन्होंने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो यूथ को देने की कोशिश की थी, नौजवान क्रिकेटर्स को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने मैनरिज्म पे बड़ा जोर दिया था, उन्होंने खाने पीने के आदाब सिखाने का भी एक तरीक़ेकार शुरू किया था, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस शुरू की थी ताकि अपना माफ़ी ज़मीर, अपना मुद्दा बयान कर सकें जब ये प्लेयर आगे जाके गुरु हों। इसके साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर की भी क्लासेस का आगाज़ किया था। तो माजी में जब इतने अच्छे अच्छे काम जो हैं वो हो चुके हैं क्रिकेटर्स के लिए, तो अब जबकि एडवांसमेंट की जानिब हम रवा दवा हैं, गामज़ान है, अब ये काम ऐसे क्यों नहीं किए जाते? अब हम क्यों जाके सिर्फ लैपटॉप रखते हैं और टीम अनाउंस कर देते हैं, दूसरों को हम कॉपी क्यों करते हैं? ये सब हम जानेंगे राशिद लतीफ़ साहब से। और साथ साथ जो इन्होंने ग्राउंड्स का जिक्र किया, उसमें एक बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल था कि ये था कि राशिद लतीफ़ साहब एक एक्स्ट्रा टैलेंट थे जो पाकिस्तान की टीम तक पहुंच गए। लेकिन अगर हम जिस जोन की ये बात करें, वहां पे राशिद भाई जैसे तो नहीं, लेकिन राशिद भाई से थोड़ा थोड़ा करीब जो ऐसे विकेट कीपर भी मौजूद थे कि जिनकी खुद राशिद भाई भी तारीफ करते हैं उनकी, और जिसकी तारीफ अगर राशिद लतीफ़ जैसा विकेट कीपर करे तो यकीनन वो कैसा विकेट कीपर होगा। इसी तरह इरफान शबनम एक ऐसे विकेट कीपर थे जो उस वक्त क्लब क्रिकेट खेलते थे। इसके साथ साथ फवाद खान थे वो विकेट कीपर जो क्लब क्रिकेट खेलते थे, और राशिद भाई उनको एज ए कॉम्पिटिटर ही लेते थे। वसीम आरिफ बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर थे। राशिद भाई क्विकली मुझे इसमें ऐड कर दीजिएगा कि क्लब क्रिकेट में बड़ी राइवलरी होती थी, उसके बाद फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। फवाद भाई की आपने बात की, मैंने ऐसा विकेट कीपर अपनी लाइफ में नहीं देखा। अरशद लईक, अतहर लईक जब राइजिंग स्टार से खेला करते थे तो मैं मैच देखने जाता था फवाद भाई का। मतलब कि वो कीपिंग सीमेंट पिच पे वो विकेट के ऊपर लग के करते थे, ऊपर स्टैंड अप होते थे और जितने भी फास्ट बॉलर हैं उनके स्टंपिंग करते थे वो। तो मुझे सबसे पहले PIA कोर्ट के ट्रायल पे फवाद भाई लेके गए, उसके बाद KESC के ट्रायल पे फवाद भाई लेके, अपनी क्रिकेट छोड़ के उन्होंने मुझे क्रिकेट खिलाई। और मैंने नहीं देखा ऐसी कलेक्शन और ऐसा विकेट कीपर ना उनसे पहले देखा था ना उनके बाद देखा। तो आप उसकी क्लास ये है कि अब बस हम लकी थे कि हम आगे चले गए। तो उन जैसे विकेट कीपर, ये मैं बिल्कुल मजाक से हट के बात कर रहा हूँ, ऐसी कलेक्शन और इतनी चाबुक दस्ती मैंने किसी विकेट कीपर में नहीं देखी। ऑलराइट, राशिद भाई ने बता दिया कि किस तरह क्लब क्रिकेट का उस ज़माने में एक जो था वो कितना एक आपस में कंपटीशन होता था, कितनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी। अब हम इस क्रिकेट को क्यों मिस कर रहे हैं, और यही वजह है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो मजबूत नहीं हो रही। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस आने के बाद फिर लेजेंडरी राशिद लतीफ़ साहब से मजीद गुफ्तगू करते हैं। सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लब क्रिकेट के हवाले से कि क्लब क्रिकेट के ना होने से कितना पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। अब बात करते हैं थोड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त जो हो रहा है। राशिद भाई, आप उन लोगों में शामिल थे कि जब ये नए क्रिकेट बोर्ड ने नई रिजीम जब आई है, जब इसने बागदौड़ संभाली, तो आप उन लोगों में शामिल थे कि जिन्होंने बड़ी रकरेजी के साथ 2-3 साल का प्लेयर्स का डेटा जमा किया, आपने जो 6 रीजन की टीमें थी वो बनाई, उसके बाद आपने फिर कोचेज आपने अपॉइंट किए। ये जो बताइए, जो 6 टीमों का कॉन्सेप्ट है, उस वक्त भी लोग ये बात करते थे, मेरे जहन में भी ये सवाल था और आज भी मेरे जहन में सवाल है कि राशिद लतीफ़ जैसा प्लेयर के जो खुद गरीब की बात करता है, क्लब क्रिकेट की बात करता है, ग्रास रूट क्रिकेट की बात करता है, वो कैसे कन्विंस हो गए कि इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 6 टीमें जो हैं वो इन तमाम मसाइल का हल हैं? मैं कोचेस को हायर बिल्कुल भी नहीं किया था मैंने, और बाकी 6 ये तो टीमें कर चुके थे ना, इनका कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था। मैं
तो ना क्रिकेट बोर्ड हूँ, ना अथॉरिटी हूँ, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ। मैं एक आम शहरी हूँ, आपकी तरह हूँ। और बस आपसे थोड़ी सी क्रिकेट ज़्यादा खेल ली है, इसलिए इल्ज़ामात मुझ पे लगा देना आसान होता है। मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई करता जाऊँ। नहीं सर, आप मुझसे ज़्यादा बोल्ड भी हैं, आप मुझसे ज़्यादा ऑनेस्ट भी हैं। मुझे ये पता है कि जहां आपका दिमाग आपकी चीज़ों को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, वहां आप एक सेकंड नहीं बैठेंगे। नहीं बैठा ना, फिर उसके बाद नजर नहीं आया। लेकिन ये कि मैं लाहौर की बात करना जरा भूल गया था, क्योंकि कराची के बाद बड़ा सिटी जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हैं प्लेयर, वो लाहौर है। और यहाँ की अगर हम बात करते हैं, लाहौर में मुस्लिम हाई स्कूल देख लें, इस्लामिया हाई स्कूल देख लें, सेंट मेरी ग्राउंड देखें, मुर्गी खाना ग्राउंड मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ब्रिटिश इंस्टीट्यूट मंटो पार्क, जहाँ पे 7 कैप्टन पाकिस्तान ने दिए मंटो पार्क से, और कार्सन एमईओ कॉलेज में हम तो अपनी यूनिवर्सिटी का मैच भी खेले। तारीखी ग्राउंड मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। ये एक अलमिया है पाकिस्तान क्रिकेट का। 12 दरी का ग्राउंड जो जुज़वी तौर पे अभी बाकी है। इसके अलावा SDCA पे कुछ लोग मतलब कि कारोबार कर रहे हैं, अकेडमीज चला रहे हैं, और वहाँ से अलाउ किया हुआ है, क्योंकि अब PCB के अंडर में वो ग्राउंड आ चुका है SDCA का। आप देखते हैं कितनी अकेडमीज वहाँ पे चलती है, कितने ज़्यादा कारोबार वहाँ पे होता है। इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि सही मानों में अगर अकेडमी चलानी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलानी चाहिए। अच्छा राशिद, वो जो सवाल था मेरा, आपको क्या लगता है कि ये जो 6 टीमें हैं, 6 टीमों में जो प्लेयर्स खेलने के लिए आए, आपको लगता है सिस्टम का कामयाबी से चल रहा है, या आपको लगता है ये फेल हो गया एक्सपीरियंस ये? आपके प्रोग्राम में लास्ट टाइम मैंने बोला था, उसके बाद मैं PTV से बाहर हो गया था, पता है। तो मेरे पास वही है, अभी भी बिल्कुल वैसी है। 6 टीमें बहुत कम है, और ये आबादी के लिहाज से अगर मैं देखता हूँ 22 करोड़, इसमें से 10 करोड़ तो खेलने वाले लोग हैं, उसमें से 6 टीमें, और 6 टीमों में भी सही से अगर सिलेक्शन ना हो। मैं पहली जो टीम बनी उसमें इत्तेफाक से मैं था, उसमें से 5 प्लेयर ऐसे थे जो कि पाकिस्तानी सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, और 5 प्लेयर पाकिस्तान का हिस्सा बने, जिसमें जाहिद महमूद को ले लें, धानी को, अगर मैं शाहनवाज धानी को लें, उसके बाद नोमान अली को लें, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को लेते हैं। उसके अलावा कुछ और प्लेयर थे जो कि कतई तौर पे इसका हिस्सा नहीं थे टीम में, वो आए और वो पाकिस्तान उस लेवल पे 5 प्लेयर जो सिलेक्ट नहीं थे, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। तो कितने एक प्लेयर मौजूद होंगे जो कि मज़ीद प्लेयर ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। कतई 6 टीम का जवाबी मतलब ये पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि कितने क्रिकेट खेली जाती है हर लेवल के ऊपर। अच्छा राशिद भाई, क्या समझते हैं राशिद भाई कि एक प्लेयर है जो लाड़काना में खेलता है, वो शौकत मिर्ज़ा लाला को नज़र आ जाता है, वो इकबाल इमाम को नज़र आ जाता है, वो तौसीफ़ अहमद जब हैदराबाद के कोच थे, उन्होंने जहां वो कोचिंग कर रहे थे उन्होंने उसको देखा। फिर उसके बाद एकदम से लाइमलाइट में राशिद लतीफ़ लेकर आ जाते हैं, और फिर जो सिंध के शहजादे थे वहां पे आपने उनको बहुत प्रमोट किया, बहुत हाईलाइट किया, और शाहनवाज धानी को तो दुनिया देख रही है। लेकिन जो सखर का फास्ट बॉलर है मुश्ताक कलड़ो, जो एक और इंटीरियर सिंध का फास्ट बॉलर है आमिर बरोही, हैदराबाद का दानियाल राजपूत है जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना, आप देख सकते हैं आम जो क्रिकेट बोर्ड है जिनकी जिम्मेदारी है, वो क्यों नहीं ये देखते, वो क्यों टैलेंट स्काउट नहीं करते? देखिए, इस सीज़न से पहले अगर हम पहले जाते हैं तो हमारे लाड़काना और हैदराबाद रीजन 2 ऐसे हैं जो कि सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं कराची के अलावा। तो अगर मैं देखता हूँ हैदराबाद से लेके सखर तक लेते हैं तो 2 रीजन आ जाते हैं, हैदराबाद रीजन और लाड़काना रीजन। ये इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात कर रहा हूँ, 2019 अगस्त से पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में देखता हूँ तो ये ना टीवी पे मैच खेलते थे, ना T20 में मैच खेलते थे। तो वो गलती PCB की उस ज़माने के लोगों की थी, उसमें कोई भी लोग हों, उस ज़माने में एक हिस्सा बनाना चाहिए था, बलूचिस्तान को हिस्सा बनाना चाहिए था, साउथ पंजाब को हिस्सा बनाना चाहिए था, और सिंध के इन 2 सिटीज़ को T20 में आना चाहिए था। तो वो 10 साल में 2 दफ़ा खेले, जिसमें से हमें कुछ प्लेयर्स नज़र आए, और शर्जील ऐसे प्लेयर थे जो कि ZTPL की नुमाइंदगी कर रहे थे, और वहाँ से वो हैदराबाद की भी कर रहे थे। तो वहाँ से वो नज़र आ गए कि यार ये प्लेयर ऐसा है कि जो अजीम गुम्मन एक प्लेयर आप जानते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। तो उसके बाद अपने शाहनवाज धानी की बात करते हैं, जाहिद महमूद की बात करते हैं, दानियाल की राजपूत है वहाँ पे, और रिजवान जैसे प्लेयर खेले, बहुत सारे प्लेयर फैसल अतहर खित्ते में।
फैसल अख्तर बहुत अच्छे प्लेयर रहे। बहुत सारी चीज़ें कि फास्ट बॉलर का टैलेंट बहुत ज़्यादा है। ये साउथ पंजाब को मैं लेता हूँ और यहाँ दादू, लाड़काना और नवाब शाह तक अगर मैं आता हूँ तो फास्ट बॉलर का टैलेंट बहुत ज़्यादा दरखेज नज़र आता है। तो इन इलाकों में पीसीबी को अपनी फास्ट बॉलर की एकेडमी टैलेंट हंट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास मैचेस से आपके सिस्टम से प्लेयर आए। जब सिस्टम आपका टूट जाता है, क्लैप्स कर जाता है, तो आप साइड से हेल्प लेते हैं। आप कोशिश करते हैं कि अपने टैलेंट हंट के कैंप्स लगाए जाएं जहां से हम प्लेयर्स लेके आए। हो सकता है सिलेक्शन में कोई कोताही हो रही है, हो सकता है कोचिज से कोई कोताही हो रही है, हो सकता है सिस्टम अच्छे प्लेयर्स को आगे नहीं जाने दे रहा। तो आप एक सेपरेट सीआईडी टाइप की एक टीम बनाए जो कि आपको काम कर सके, आपको पीछे से सप्लाई, आपको जहां सप्लाई रुक गई है उस लेकिन राशिद भाई ये जो आप जो बात बता रहे हैं, जो फ्रेमवर्क दे रहे हैं वो ज़बरदस्त है और ये एप्लीकेबल भी है। लेकिन अब हम थोड़ा सा एक स्टेप अगर आगे बढ़ते हैं, पहले हमने क्लब की बात की, अब थोड़ा सा हम रीजन पे बात की, लेकिन जब यही जो टैलेंट जो है फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करता है, जब हम देखते हैं कि सादत अली का रिकॉर्ड तोड़ता है, कामरान गुलाम, आपने खुद भी उसको खेलते हुए देखा होगा, जब हम देखते हैं उस्मान सलाउद्दीन परफॉर्म कर करके थक गया, खुर्रम मंजूर परफॉर्म कर करके थक गया, और ऐसे कई प्लेयर हैं। जाहिद महमूद पे शायद अगर आपकी निगाह नहीं पड़ती तो शायद जाहिद महमूद, या स्टेट बैंक के जहीर भाई की निगाह नहीं पड़ती तो जाहिद महमूद भी अभी शायद आज दादू में ही क्रिकेट खेल रहा था। काशिफ भट्टी को हमने ज़ाया कर दिया, टीम के साथ उसको टूर करा कर आगे। तो जब इनको मौका नहीं मिलेगा, इतने बड़े तो बांग दावे होंगे, अरबों रुपए कहते हैं सिस्टम पे हमने खर्च कर दिए, नए स्ट्रक्चर पे खर्च कर दिए, लेकिन इनकी दरियाफ्त क्या है? तो प्लेयर तो सारे के सारे पुराने ही खेल रहे हैं। तो नई सिलेक्शन कमेटी ने डिस्कवरी क्या की? देखिए, इतना आसान नहीं है, कुछ लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। 4-5 लोग हैं जो कि सिलेक्शन कमेटी का आप कह सकते हैं, जिसमें आपका कप्तान आ जाता है, आपका हेड कोच आ जाता है और आपका चीफ सेलेक्टर आ जाता है। ये 3 लोग हैं जो कि टीम को बनाना है इनको, और इनको चलाना भी है। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ गलतियां हुई हैं। उस्मान सलाउद्दीन की अपने नाम लिया, अपने कामरान गुलाम का अपने नाम लिया, ये 2 ऐसे प्लेयर्स थे। इसके अलावा भी प्लेयर्स होंगे जो कि नहीं सिलेक्ट हुए, और सिलेक्ट हुए तो उनको खिलाया नहीं गया, खिलाया गया तो डिफरेंट फॉर्मेट में खिलाया गया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि समझ में नहीं आता। वजह क्या है कि 35-30 लड़के जब आप सेलेक्ट करके भेज देते हो किसी कंट्री में, कप्तान किसको खिलाए किसको ना खिलाए, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम एक आ चुका है, पाकिस्तान क्रिकेट में आ चुका है। तो इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। सिलेक्शन कमेटी हमारी कोचिज पे मुश्तमिल नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रॉपर एक सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ी जॉब है। ये पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं कोचिज की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे कोचिज हैं हमारे, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के हो, हमारे, लेकिन उनका अमल दखल ना होने के बराबर मुझे लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ना होने के बराबर लगता है। इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है जो कि क्रिकेट में हावी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो नज़र नहीं आते, वो हाथ, तो वो बहुत ज़्यादा हावी है। वो ऐसे लोगों में इन्फ्लुएंस इजीली हो जाते हैं, चाहे वो चीफ सेलेक्टर के ज़ुमरे में आती हो चीज़ें, चाहे वीक कप्तान के उसके ऊपर आती हो, चाहे वीक हेड कोच के ऊपर आती है। अच्छा राशिद भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं वीक लोगों की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर हम इसको वाइस वर्सा कर लें तो यही चीज़ जो आपके साथ अब काफ़ी उन्होंने शोज़ किए हैं, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर कहते हैं कि मीडियाकर लोग हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपने काफ़ी सपोर्ट किया है और ऑन एयर आपने काफ़ी सपोर्ट किया कि इन लोगों को थोड़ा टाइम दें। आपने वसीम खान के साथ शोज़ किया, आपने कहा इनको थोड़ा टाइम है। क्या मैं क्या समझूँ कि राशिद लतीफ़ अभी पुरुमीद हैं, या राशिद लतीफ़ मायूस हो गए, या शोएब अख्तर की तरह आप वीक कह रहे हैं? शोएब अख्तर के अल्फाज तक मीडियाकर लोग हैं ये, आपके क्या ख्यालात हैं? मैं नाउम्मीद नहीं होता कभी भी, और बिलीव है वीक कप्तान के ऊपर, मुझे पूरा बिलीव है बाबर आजम के ऊपर। वीक इसलिए बोल रहा हूँ कि यार वो छोटा है, इनमें छोटा है। मिसबा के अंडर में या वकार के अंडर में, या जो हाथ नज़र नहीं आ रहे उनके अंडर में अगर है तो उसको सारा सामने आना पड़ेगा। प्लेयर नो डाउट वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से 90s में कप्तान चाहे वो कोई भी आया, उसने अपना असर रसूल दिखाया, उसने जम के काम किया है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी सिलेक्शन में भी मिस्टेक हो रही है,
तो इसका मतलब है कप्तान, चीफ सेलेक्टर और हेड कोच तीनों इस गलती के मतलब कि मैं बोल सकता हूँ तीनों की ये जो गलती हुई है तीनों बराबर के शरीक हैं इसके अंदर। सिर्फ मैं चीफ सेलेक्टर के ऊपर नहीं डालूंगा, ये नहीं है कि वो मेरे साथ उठता बैठता है, मैं सबको डालता हूँ क्योंकि इस सिस्टम से मैं गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, कप्तान भी रहा, उसके बाद टीम भी बनाई, चीफ सेलेक्टर के साथ काम भी किया। जहाँ पे आपके लड़ाई नहीं हो रही ना, इसका मतलब है कि आप एक दूसरे की मान रहे हो। मेरी आमिर भाई के साथ हुई है, काफ़ी तकरार होती थी इसके ऊपर, लेकिन क्या बेस्ट टीम खिलाई, बनाई और 10 साल डोमिनेट किया पाकिस्तान क्रिकेट ने उसके ऊपर। हारे जीते वो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने ना। मेरा कोई जाती वो था कोई ऐसी चीज़ थी ना आमिर भाई की थी ना जावेद मियांदाद साहब की थी। मैं अपने ज़माने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकल से हम गुजरे थे, क्योंकि ये मुश्किल वक्त हमारे ऊपर गुजर चुका है, आ चुका है और बड़े आराम के साथ हम लेके चले और उसको हम अच्छे प्लेयर हमने प्रोड्यूस किए थे उस ज़माने में। तो ये लोग भी कर सकते हैं, कर रहे हैं अच्छे प्लेयर। तो मैं ये कहना चाहूँगा बाबर आजम को थोड़ा सा टाइट आना चाहिए, थोड़ा तगड़ा आना चाहिए। कप्तान ही मेन होता है, उसके सिलेक्शन का उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसकी इनपुट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हारना जीतना टीम के ऊपर उसी के ऊपर होता है। अगर सिलेक्शन कमेटी टीम बना के दे देती है या हेड कोच मिल के टीम बना के दे देता है तो उसमें बाबर का कसूर तो नहीं होगा, लेकिन इल्ज़ाम सारा बाबर के ऊपर आएगा। इसीलिए हमारी सपोर्ट मैं अभी भी कह रहा हूँ, मिसबा के साथ या मोहम्मद वसीम या बाबर आजम हमारी सपोर्ट रहेगी, लेकिन जहाँ गलती करेंगे वहाँ हम कोताही करेंगे, वहाँ निशानदेही तो हम कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा आजकल के क्रिकेट में नहीं हूँ, नहीं देख पा रहा, अपना बिजी हूँ, लेकिन दूर से जो चीज़ नज़र आती है वो चीज़ नज़र आई जिसका मैंने इजहार किया। और राइट, बाबर आजम के वाले से बात की राशिद भाई ने, बाबर आजम के लिए कहा कि थोड़ा सा इनको स्ट्रांग होकर आना चाहिए। शोएब अख्तर भी ये बात करते हैं कि बाबर आजम को थोड़ा तगड़ा होकर आना चाहिए, लेकिन क्या बाबर आजम खुद इतने कैपेबल हैं, इनका इतना स्ट्रांग करैक्टर है? जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब का था, वसीम अकरम का था, मियांदाद का था, या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जैसे कप्तान थे, ये वो कप्तान थे कि जो अपने मर्जी की टीम हमेशा खिलाते थे। तो क्या बाबर आजम का इतना स्ट्रांग करैक्टर है, क्या उनकी ऐसी नेचर है, क्या उनकी ऐसी करैक्टरिस्टिक है उनकी पर्सनैलिटी में कि वो इस तरह का स्टैंड ले सकते हैं? ये मैं जानूंगा राशिद भाई से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले राशिद लतीफ़ साहब बात कर रहे थे बाबर आजम के कप्तानी के हवाले से कि इनको स्ट्रांग होकर आना पड़ेगा। राशिद भाई ये बताएंगे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक ऐसी टीम है कि जहां पे कोच भी सीख रहा है, कप्तान भी सीख रहे हैं, लड़के भी गलतियों से सीख रहे हैं, हर आदमी सीखने के लिए गया है? क्या माजी में पाकिस्तान की टीम ऐसे ही थी कि जो जा रहा था वो सीख रहा था? नहीं, पहले भी ऐसे सीखता है, लेकिन बाबर का ये है कि बाबर सीख नहीं रहा यार, मतलब उसको ना पावर नहीं दे रहे, उसको फ्री हैंड नहीं दे रहे। बस वो देखो, जो दुनिया का टॉप प्लेयर हो जाता है ना, तो वो थोड़ा सा कोशिश करता है कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कोई नाराज ना हो जाए। तेंदुलकर की मिसाल आपके सामने थी, लेकिन कुछ जो होते हैं लाइक विव रिचर्ड्स होते हैं, लाइक इमरान खान होते हैं, जो कि मतलब कि कमांड करते हैं अपनी टीम को, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। तो बाबर में ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सपोर्ट चाहिए उनको। आपको चीफ सेलेक्टर की सपोर्ट चाहिए, उनको हेड कोच की सपोर्ट चाहिए, पीसीबी की। हर कोई अपने आप को बचाएगा तो कप्तान किधर जाएगा? कप्तान अकेला अपने आप को महसूस करता है। अच्छा, मेरे आपसे 4-5 मिनट रह गए, मैं क्विकली 2-4 सवाल आपसे और बड़े इंपॉर्टेंट कर दें। मुझे ये बताएं कि सपोर्ट कहाँ से नहीं मिल रही? क्योंकि पीसीबी की तो सपोर्ट थी ना, कप्तान बनाया कि अब जो जिस तरह अब कुछ ऐसे डिसीजन नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं। खुद आपने भी अपने शोज में इसका तस्करा किया, जैसे शादाब खान अनफिट है, उनको पाकिस्तान का वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर है, जो ओपनर है आपका, वो किस तरह की सिलेक्शन हो रही है? आपने बहुत सपोर्ट भी किया माजी में वसीम को। किस तरह की सिलेक्शन हो रही है कि आप 3 विकेट कीपर लेके फिर रहे हैं, सरफराज, रिजवान, आजम खान, और 3-4 ओपनर आप लेके फिर रहे हैं? तो फिर सिलेक्शन प्रोसेस है क्या? कप्तान फिर क्यों इस पे बात नहीं करता? नहीं, कप्तान बिल्कुल करता होगा, मुझे जो लगता है करता होगा, शायद इतनी ज़्यादा नहीं चल पा रही। होता क्या है कि आपका मेनली हेड कोच जो है या चीफ सेलेक्टर है, मैं भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हूँ, क्योंकि हर कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को अपनी सर्वाइवल के मोड में लग रहे हैं ना।
जितने भी लोग अगर देखें टॉप टू बॉटम, अगर सर्वाइवल मोड में होंगे तो बोर्ड नहीं चल सकता। किसी को खड़े हो के आके करना पड़ेगा कि यार नहीं, बहुत बहुत स्टॉप करो। तो मैं ये स्टेप उठवाना चाहता हूँ बाबर आजम से कि यार बस यार मैं इसको लेके चलता हूँ। हमारे सामने बड़े ग्रेट्स आए, जावेद मियांदाद जैसे या इमरान खान साहब जैसे जैसे कप्तान आए, जब मुश्किलात आती हैं तो वो खड़े हो जाते थे, यार क्रिकेट बोर्ड आप साथ साइड पे हो जाए, सिलेक्शन कमेटी आप भी साइड पे हो जाए, हम इसको लेके चलते हैं। और लेके चले, वो रिवॉल्व भी हुए पाकिस्तान क्रिकेट में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम ऐसा लीडर बन सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में जो कि इनके ऊपर हावी आ सकता है, चाहे वो चीफ सेलेक्टर हो चाहे वो आपका हेड कोच हो, क्योंकि जो रुतबा जो मकाम बाबर आजम का है शायद इन दोनों को नहीं मिला। अच्छा, आपको लगता है कि अब जैसे वसीम अकरम साहब भी एक शो में हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो यही नहीं पता पाकिस्तान के टॉप 6 बैट्समैन कौन है। आपको लगता है हमारा कैप्टन भी डिफेंसिव, हमारा कोच भी डिफेंसिव है, तो क्या T20 वर्ल्ड कप में हम कोई उम्मीद रखें? यूनुस खान साहब के साथ मैंने एक इंटरव्यू लिया तो उनका भी ये कहना था कि ज़्यादा कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए पाकिस्तान की टीम के साथ, क्योंकि तमाम टीमों को बराबर का एडवांटेज होगा UAE में, सबको वहाँ पर खेलने का एक्सपीरियंस है। तो क्या हमारी अप्रोच क्या है? क्या हम जीत सकते हैं T20 वर्ल्ड कप? आप मुतमईन हैं जिन तैयारियों के साथ हम गुजर रहे हैं? 2009 का T20 हम जीत नहीं सकते थे, हमने जीत के दिखाया। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत नहीं सकते, हमने जीत के दिखाई। यू नेवर नो कि हम ये भी जीत सकते हैं। चले, मैं आपको एक बोलता हूँ कि ठीक है, आपको 6 के प्लेयर का नहीं पता, आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, पान वाले के पास जाएं या रेडी वाले के पास जाएं, आपको 6 प्लेयर वो बता देगा आपके टॉप 6 प्लेयर कौन से हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आपको पता होता है कि आपको किसको खिलाना है, आपको फखर को ओपन करानी है या रिजवान को करानी है या शर्जील को या बाबर को करानी है। आप जब जीतना जाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। आपको शुएब मलिक को लेना है नहीं लेना, आपको हफीज को लेना है नहीं लेना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका है कि जो क्रिकेट को फॉलो करता है, जो स्टेक होल्डर है, आपके आम पब्लिक है, उनसे जरा पूछ लें कि आपके शुरू के 5-6 कौन से होने चाहिए। प्रॉब्लम तो यही है ना राशिद भाई कि आप जैसे तज्जियाकार को ये पता है, हम जैसे मामूली एंकर को ये बात पता है कि 5-6 प्लेयर कौन होने चाहिए, पान वाले को, रेडी वाले को पता है, लेकिन वही बात है कि जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने, कि उनको ही नहीं पता कि जिनको टीम खिलानी है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुतमईन हैं इस सिलेक्शन कमेटी से, इस सिलेक्शन के प्रोसेस से? आपको लगता है कि टीम हमारी शेप अप हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप के लिए? हो जाएगी। ना खेलने वाले रहे ना बोलने वाले रहे, लेकिन राशिद भाई आवाज तो उठाने वाले रहे ना। उड़ा कितनी उठाओगे यार? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यार बहुत बारी चीजें, इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के लोग नहीं समझे तो ये क्या क्रिकेट को क्या समझेंगे। वेस्ट इंडीज के टूर को आप किस तरह से देख रहे हैं, सीरीज को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने और 4-1 से सीरीज गई है वेस्ट इंडीज के हक में। पाकिस्तान का आपको लगता है कि टफ हरीफ कंटेंडर साबित होगा? तो पता नहीं, देखने का वक्त मिले नहीं मिले, लेकिन ब्रेक करनी पड़ेगी बॉल को, स्पिन एयर में स्पिन और पड़ने के बाद ब्रेक करनी पड़ेगी। वो कामयाब होते हैं, चाहे वो उस्मान कादिर हों या शादाब हों या कोई भी खेलता है, इमाद वसीम, बॉल को टर्न करना पड़ेगा आपको। बगैर टर्न किए वेस्ट इंडीज से जीत नहीं सकते। ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का अच्छा है, 14 में से 11 T20 पाकिस्तान ने जीते, 3 जीते वेस्ट इंडीज़ ने, और एक ही T20 मैच खेला गया ब्रिस्टॉन बारबाडोस में, वहाँ पे शादाब खान का डेब्यू हुआ था और वो मैन ऑफ द मैच भी रहते हैं उस मैच में। ये आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की टीम का प्रॉब्लम है राशिद भाई, आपको लगता है कि फिटनेस पे भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ठीक है, कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि जिसको आप देख के कह देते हैं कि यार ये फिट नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है, लेकिन बहुत कुछ दुबले पतले, कुछ शरीरे जिस्म के लोग भी फिटनेस के हमें लगता है पीछे नजर आते हैं। हारिस सोहेल मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि मुख्तलिफ कैंपों में भी वो अनफिट होने के बाद बाहर हुए हैं, किसी मुश्किल सीरीज में जाते हैं वहां पे वो अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं, अभी भी आपने देखा कि वो विदड्रॉ गए। शादाब हमारा फिट नहीं है, तो फिटनेस पे क्या हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? जितने भी प्लेयर्स हैं ना, मोस्टली प्लेयर्स बहुत कम क्रिकेट खेले हुए हैं। अगर आप अंडर द बेल्ट देखते हैं, 10 साल पीछे जाते हैं, कितनी क्रिकेट खेली है। मोस्टली प्लेयर अंडर 19 के छोटी सी एक चैंपियनशिप खेलते हैं, वहाँ से नुमाया होते हैं और फिर कैंप में आते हैं, पाकिस्तान अंडर 19 खेलते हैं और वहाँ से पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्टकट आप कह सकते हो। शॉर्टकट में कभी भी ग्रेड्स नहीं पैदा होते, वो ग्रेड फिर अलग ही होते हैं। अच्छा, दो फिर आपने शॉर्ट की बात की ना, वक्त मेरे भाई 1 मिनट 2 रैपिड फायर क्वेश्चन करता हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर ये वेस्ट इंडीज के टूर में पाकिस्तान खुदा ना खास्ता अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो बहुत सारे लोगों का बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है?
यह करना नहीं चाहिए, देखो ना, करना नहीं चाहिए। ये वर्ल्ड कप T20 जो है ना, इसको लेके चलना चाहिए। सेम कप्तान, सेम सिलेक्शन कमेटी, सेम आपका हेड कोच लेके चलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो आ गए हैं। अभी मैं कोई बता रहा था कि क्रिकेट बोर्ड में भी ऐसी बातें हुई हैं कि यार 4 महीने पहले हमने इनका जो साउथ अफ्रीका की टीम आई थी या बांग्लादेश, इसके पहले एक इनको थ्रू क्रिकेट कमेटी के इनको पैगाम पहुंचा दिया था कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मे भी क्वेश्चन आ जाएगा आपकी सिलेक्शन पे और आपकी कोचिंग के ऊपर। तो मे भी ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरा होगा, वैसे ही बुरा हो रहा है। ठीक है, वसीम खान को टाइम देना चाहिए या आपको लगता है अब खत्म, बस बहुत हो गया? नहीं, क्यों, किसको लेके आएंगे? मुझे लेके आओगे क्या? नहीं, आपको ला सकते हैं अगर आप राजी हो जाए तो। हम तो राजी हैं। नहीं, टाइम पूरा देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच राशिद भाई कि आपने वक्त निकाला। हमेशा की तरह इंतहाई आपके मशहूर हैं कि आपने अपनी गूनग व मसरूफियात में से वक्त निकाला। ग्राउंड भी इस वक्त राशिद भाई इस वक्त बना रहे हैं इस्लामाबाद में और उसमें भी मसरूफ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद जी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने हमारी दावत पे उन्होंने जो है वो हामी भरी इस शो को उन्होंने मज़ीद खूबसूरत बनाया अपनी आमद से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल रात 11:05 पे एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। उस वक्त के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।